नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। वीआईपी न्यूज की खास पेशकश हमर गोठ में आप कई मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जिस तरीके से इस समय समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं होती है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करेंगे यहाँ पर सामाजिक चर्चा की और राजनीतिक चर्चा की, इन दिनों पूरी तरीके से चुनावी मौसम है। तो ऐसे में चुनावी मौसम के दौरान सबसे बड़ी बात है कि मतदान होना है। 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। 7 और 17 नवंबर को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, तो एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो 7 और 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, सभी तैयारियां अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर बात करें कि कहीं ना कहीं ईवीएम और वीवीपैट को लेकर विश्वसनीयता एक बड़ी खड़ी होती है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग हर तरह की तैयारी में जुटा हुआ है। जिस तरीके से बात करेंगे इसकी विश्वसनीयता को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सवाल उठाती नजर आ रही है। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे कि विश्वसनीयता जो ईवीएम को लेकर इस समय कांग्रेस जता रही है कि अविश्वसनीय होते हैं इसके रिजल्ट, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यहाँ पर आकर कहा था कि कमल का बटन दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईवीएम और वीवीपैट की पूरी तरीके से विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग विभिन्न पार्टियों के समक्ष उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक तरह से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है, और उसके बाद उनके सामने ही उसका न केवल ईवीएम का जो है तैयारियां की जाएगी और यहाँ पर रेनोवेशन किया जाएगा, कमीशनिंग की जाएगी, ताकि हर व्यक्ति को विश्वसनीय नजर आए ईवीएम। इसमें हमारे जो इलेक्शन ऑफिसर्स है वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। का प्रयोग करने का बात कर रहे हैं। देखिए, पूरा देश ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, पूरा देश ईवीएम मशीन पर सवाल उठाता है। अलग अलग राजनीतिक दल इस पर बड़ी बैठक कर चुके हैं कि ईवीएम पे नहीं मतपत्र पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग की अपनी प्रक्रिया है और हर बार पिछले बार भी चुनाव से पहले निर्वाचन मतदान मशीन का रिव्यू सबके सामने हुआ था। अभी भी होगा, एक चलित प्रक्रिया है, उसके तहत निर्वाचन आयोग उसको करता है। तो इसका क्या विरोध करेंगे आप लोग? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, आम जनता के मन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर एक सवाल, एक शंका है। तो शंका, जो लोग शंका कर रहे हैं उन शंका की बात तो है, उस पर जांच होना चाहिए। लेकिन आज ईवीएम मशीन को निर्वाचन आयोग अगर जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल के लोगों को बुलाकर उसका रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, जाते भी हैं। मेरे भाई बस उससे बड़ा कोई नहीं है। बैठना चाहिए, अरे बैठना। ईवीएम को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही। इस बार फिर से मतपत्र से ना होकर छत्तीसगढ़ में ईवीएम से ही वोटिंग होगी। कांग्रेस की मानना है कि जनता जैसे चाहेगी वैसा हम करेंगे, इसका कोई विरोध तो नहीं करेंगे। आपका क्या है इसमें? जब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, लगातार एक नहीं 4-4 इलेक्शन सब प्रांतों में लगातार इलेक्शन ईवीएम के माध्यम से हो रहे हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी को क्या मालूम, क्या समझ में आता। देश आगे बढ़ रहा है साहब, मोदी जी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी आ गई है। थोड़े दिनों के बाद में साहब ऑनलाइन होगा चुनाव। तो अब कांग्रेस पार्टी बार बार ये पुरानी चीज़ों को सोचते आगे चल रही है। समय के साथ में परिवर्तन आएगा। कांग्रेस पार्टी जब कर्नाटक में जीत सकती है तो वहाँ भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ था, तो उसमें क्या हो गया, मतलब गलत हो गया भाई। अच्छी सोच नहीं है जिन नेताओं की, उनकी। मशीनों पे मॉकपोल की कार्रवाई करते हैं। 100% में तो हम करते ही हैं, लेकिन ये 5% जो है उन्हीं के द्वारा चुने गए मशीनों पे करते हैं। और सेकेंड फेज का जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया था, फर्स्ट रेंडमाइजेशन हमारा 18 से 20 तारीख तक किया जाएगा। उसके पश्चात सेकेंड रेंडमाइजेशन 4 नवंबर या 5 नवंबर को किया जाएगा, और सेकेंड रेंडमाइजेशन के तत्काल पश्चात कमीशनिंग की कार्रवाई 6 नवंबर से आगे कंटिन्यू जब तक की कार्रवाई होती है तब तक चलेगी। वही प्रोटोकॉल सेकेंड फेज के जिलों के लिए भी रहेंगे जो कि फर्स्ट फेज के जिलों के लिए थे। मतदान के दिन में भी हम मॉक पोल करेंगे। मॉक पोल के लिए 90 मिनट पहले का समय निर्धारित होता है, वास्तविक मतदान शुरू करने के पहले। ये हर मतदान केंद्र में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाता है।
और इस मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डाले जाते हैं और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कम से कम 1 वोट डाल करके मशीन को टेस्ट किया जाता है। इसमें मॉक पोल का रिजल्ट जो आता है उसको हम वीवीपैट पेपर स्लिप से मिलान भी करते हैं और उसके बाद फिर हम वास्तविक मतदान की कार्यवाही शुरू करते हैं। बैलेट यूनिट में अभ्यर्थी का फोटोग्राफ भी होगा। और तो सुना आपने किस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाती नजर आ रही है कांग्रेस। वहीं ईओ जो कि रुपेश वर्मा जो उन्होंने बताया इलेक्शन ऑफिसर ने कि यहां पर ईवीएम की विश्वसनीयता पूरी तरीके से कायम है और निसंदेह हम पार्टियों को एक तरह से पूरी तरह से आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से राजेश मूणत ने भी यहाँ पर बात कही है कि कहीं ना कहीं ईवीएम की जो विश्वसनीयता पर कांग्रेस सवाल उठाती है तो वो एक बेफुजूल एक तरह से कृत्य करती है और हर बार हर चुनाव में इस तरह के कृत्य होते हैं। इस चर्चा पर क्योंकि ईवीएम की विश्वसनीय सबसे मतदान जब भी आता है तो ऐसे में ईवीएम पर विश्वसनीयता के सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर हम चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान जी, हम उनका स्वागत करते हैं। अनिल सिंह चौहान जी, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं के.एस. चौहान जो कि विपक्ष की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं वीआईपी न्यूज के हमर गोट कार्यक्रम में और आज हम चर्चा करेंगे उनके साथ बैठकर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अनिल सिंह चौहान जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से पवन खेड़ा है, उन्होंने कहा कि कमल का बटन दबेगा तो यहाँ पर अडानी वीवीपैट से निकलेगा, ये कैसे संभव है, बताएं। देखिए अमित जी, माननीय हमारे संचार विभाग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने एक बात कही है जिसको आप भी समझते हैं और जनता भी समझती है। इसके 2-3 मायने हैं कि अगर कमल का बटन दबेगा तो अडानी निकलेगा, ये जग जाहिर है। 2014 में भी हमने देखा कि कमल का बटन दबा और उसके बाद अडानी जी निकले और 2019 में भी कमल का बटन दबा और अडानी जी निकले और आज विश्व के सर्वाधिक कहना चाहिए कि अमीरों में उनका नाम है, जो सबसे अधिक पैसे वाले। दूसरी बात अमित जी ये है कि जो ईवीएम की बात है, ईवीएम में रेंडमाइजेशन हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, सारी चीजें हैं। मैं मानता हूं उसका व्यवस्थापन पारदर्शी तरीके से करने का प्रयास होता है। लेकिन अमित जी, कांग्रेस का सवाल इसलिए जायज है कि जो तकनीकी रूप से हमसे सक्षम राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वहां आज इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। वहां की जनता और वहां की सरकारें भी बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाती हैं। बेसिक चीज यह है अमित जी कि जब लोकतंत्र अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो जनता को संतुष्टि मिलना चाहिए कि हमने जिसको अपना मत दिया उसको मिला। तो अगर वो हार्ड कॉपी में है, कागज में है, बैलेट पर है, तो जनता का विश्वास जमता है। कांग्रेस वो बात कहती है जो जनता को सूट करती है, जनता की तरफ से निकल के आती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमित जी, आपने देखा होगा अभी इजराइल और फलस्तीन के मामले में सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र की सारी तकनीकी तैयारियां फेल हो गई। आप बैंकों का सिस्टम देखिए, बहुत तकनीकी ढंग से उसको तैयार किया जाता है, बहुत सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन हैकर्स उसको तोड़ देते हैं। तो मुद्दा यह है कि क्या ईवीएम मशीनों को तोड़ने के लिए कोई हैकर नहीं है? आज तक विश्व में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर, ऐसी कोई चीज नहीं बनी तकनीकी रूप से जिसको तोड़ा ना जा सके। जहां तक मेरी जानकारी है, अमेरिका हो, इजराइल हो, बड़े बड़े राष्ट्रों को वहां के मैंने सॉफ्टवेयर और तकनीकी रूप से जो भी चीजें तैयार की जाए उसको तोड़ते हुए लोगों को देखा है, हैकर्स को देखा है। तो अमित जी, जनता के मन में कहीं ना कहीं अविश्वास है। रोज हमारे देश में लोगों के खाते से पैसे निकल रहे हैं, चीटिंग हो रही है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं। तो आज तकनीकी चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जनता का विश्वास कम हुआ है। कांग्रेस शुरू से इसी मुद्दे को कहती है कि अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए, तो भाई जनता के हिसाब से चलिए। बैलेट पेपर पे जब वो मोहर लगाता है, वो हार्ड कॉपी रखी जाती है, उसका जो सिस्टम है वो विश्वसनीय सिस्टम है। आज बड़े बड़े मुल्क उसको अपना के चल रहे हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों ये बदलाव हो रहा है? जनता की ही संतुष्टि नहीं है। और कई जगह आप देखिएगा, आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपने देखा होगा, कई जगह ईवीएम की जो जब्तियां होती हैं, बाद में पता चलता है भैया मशीनें यहां से नहीं वहां जा रही थी। इस तरह की जो संदिग्ध खबरें आती हैं और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा दल जीतेगा, कौन सा हारेगा, सवाल ये है कि क्या ईवीएम से जनता संतुष्ट है, और नहीं है तो बैलेट पेपर से वोटिंग क्यों नहीं हिंदुस्तान जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे पारदर्शी लोकतंत्र में? ये बड़ा सवाल तो है अमित जी। जी
बिल्कुल, ये अनिल सिंह चौहान थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और सही लोकतंत्र, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात है कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल न केवल जब से ईवीएम का उपयोग होना शुरू हुआ तब से इस पर सवाल खड़े होते आ रहे हैं। पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। हालांकि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से हर पार्टी को आश्वस्त करता नजर आ रहा है, लेकिन बात जब आती है विश्वसनीयता की तो कहीं ना कहीं ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े ही होते हैं। हमारे साथ के.एस. चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान जी, एक बड़ा सवाल इन्होंने दागा है कि क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, जो पुराने समय से होते आए हैं एक पारंपरिक रूप से, तो ऐसे में उसकी विश्वसनीयता भी बनी रहती है, उसकी हार्ड कॉपी भी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होती। के.एस. चौहान जी। परंपरागत रूप से तो अमित जी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमारे को ऐसा है कि हम परंपरागत रूप से जो चीजें अपनाते रहे हैं, पहले स्लेट में लिखते थे, फिर कॉपी में क्यों लिखने लग गए, और कॉपी में लिखते थे तो कंप्यूटर में क्यों एंट्री करने लग गए। वही खाता जो था, वही खाता आज खत्म होते जा रहा है, उसकी जगह टैली आती जा रही है। मैं मानता हूं कि हैक होती है सभी चीजें, मैं ये मानता हूं कि जो बैंक से अकाउंट जो है वो हैक हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, लेकिन जब सिस्टम बना था और उसके बाद जब त्रुटियां थी, उसके बाद वो त्रुटियां खत्म होती गई। अब सिस्टम जो बैंकों का है या दूसरी चीजों का है, वो हैक होने की तादाद क्वांटिटी कम हो गई। मैं सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूं। अभी मैं ये नहीं बोलता हूं कि संभव नहीं है, संभव सभी चीजें हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या अभी जो अकाउंट्स है वो क्या हैक नहीं होते हैं? क्या दूसरी चीजें, जब जैसे दूसरे फोन थे, टेलीफोन थे हमारे, वो मतलब सुनना और हैक होना वो आसान नहीं था, वो कठिन था, लेकिन उसके बावजूद भी आज 90% लोग वो टेलीफोन को छोड़ के, लैंडलाइन के टेलीफोन को छोड़ के 90% लोग मोबाइल और वायरलेस टेलीफोन में क्यों बदल गए? क्योंकि उस चीज में विश्वसनीयता बढ़ी है। मैं मानता हूं कि मोबाइल ज्यादा हैक होते हैं, लेकिन होते थे, जो हैक होना और जो उसमें जो त्रुटि आना है वो कम हो गई है। दूसरी बात ये है अमित जी, ये सिद्धांत है कि सूक्ष्मता में शुद्धता होती है। जैसे जैसे चीजें सूक्ष्मता की ओर जाती होंगी, वैसे वैसे शुद्धता की ओर जाती जाती है। जैसे हमारा शरीर से हमारा जो चौहान जी, बात यहाँ ईवीएम की हो रही है। ईवीएम की कर रहा हूं मैं, विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अच्छा अरे सुनिए मेरी बात अमित जी, मैं ईवीएम की ही बात कर रहा हूं। आज जब निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट बोला कि अगर हैक कर सकता है तो आ जाइए, 3 दिन के अंदर आ जाइए, और 3 दिन तक ये सभी को तो यूज करने का आपको पूरा अवसर है, चेक करने का पूरा अवसर है, हैक करके बता दीजिए। चैलेंज था वो ऊपर, और क्यों हैक करके नहीं दिखाया? और दूसरी बात, ये पिछली बार तो ईवीएम से ही वोटिंग हुई थी ना, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, एमपी में, तो कैसे आपकी आ गई गवर्नमेंट? उस समय आप अविश्वसनीयता नहीं थी आप पे। उसके बाद हिमाचल में, और यहाँ पर कैसे आ गई आपकी, कर्नाटक में कैसे आ गई आपकी गवर्नमेंट? क्या वहां पर बैलेट पेपर थे? और बैलेट पेपर में हम देखते हैं अमित जी, तो बैलेट पेपर में पहले जो लूट का होता था, जला दिए जाते थे, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे जो पर्चे बदल दिए जाते थे। ये संभव था। आज की डेट में हम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हम क्यों ऑनलाइन में आ गए? क्योंकि उसमें शुद्धता ज्यादा है, उसमें पारदर्शिता ज्यादा है, उसमें आगे चल के आप कुछ हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। वो ज्यादा अच्छा था कि ये ज्यादा अच्छा है? आगे चल के ये ऑनलाइन नोट, ऑनलाइन वोट और ऑनलाइन कोर्ट ही चलेगा। क्यों हम ऑनलाइन आज पेशियां लेते हैं? क्यों हम ऑनलाइन आज वर्क फ्रॉम होम करते हैं? क्यों हम ऑनलाइन आज
आज सभी चीजें दस्तावेज रखते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दस्तावेज आप बदल नहीं सकते, एक बार जो हो गया वो सभी चीजें चले आती है। ये पारदर्शिता का मामला है, ये सत्यता का मामला है एक्चुअली। तो जैसे जैसे पूरी सृष्टि ऑनलाइन में बदलती जाएगी, उसमें पारदर्शिता आती जाएगी, उसमें शुद्धता आती जाएगी, उसमें सत्यता आती जाएगी। जैसे जैसे आगे चल के भी जैसे जैसे वोटिंग में और ज्यादा ऑनलाइन वापरा जाएगा, वैसे वैसे और ज्यादा अच्छे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही सभी चीजें होंगी, चुनाव होंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोग उसको ठोस चीजों में रखते हैं। आप देख लीजिए कोई भी चीज, मैं सिर्फ वोटिंग पैड की बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी ठोस चीज निकाल के देख लीजिए, उसमें मैनिपुलेशन ज्यादा होता था। लेकिन जब से ऑनलाइन होता है उसमें मैनिपुलेशन कम होता है। तो ये फर्क है, ये फर्क जी। अनिल जी, जिस तरीके से अभी के.एस. चौहान जी ने अपनी बात रखी कि कहीं ना कहीं 21वीं सदी के इस आधुनिक दौर में अब हर चीज ऑनलाइन होती नजर आ रही है, और जिस तरीके से ऑनलाइन की बात हो रही है, ऑनलाइन अब जिस तरीके से वीवीपैट हो, ईवीएम हो, उस पर भी अब आप लोग जो विश्वसनीय, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सवाल किया है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ईवीएम के दौरान बनी, कर्नाटक में आपकी सरकार ईवीएम के दौरान बनी, हिमाचल में आपकी सरकार ईवीएम के दौरान बनी, तो ईवीएम उस समय भी यूज हुई थी और सरकार आपकी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में आई। क्या कहते हैं? अमित जी, आपका सवाल मुझे समझ में आया, थोड़ा सा के.एस. चौहान साहब का जवाब मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। मैं जिन मुद्दों को उठा रहा था कि हमसे ज्यादा सक्षम जो राष्ट्र है तकनीकी रूप से वैसा क्यों कर रहे हैं, इन विषयों पे मैं समझता हूँ के.एस. चौहान साहब, मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके जवाब से संतुष्टि नहीं है। पता नहीं वो बात को कहाँ आध्यात्मिक और दूसरी चीजों में ले गए। दूसरी बात मैं अमित जी ये कहूंगा कि अगर अमित जी के पैसे ठगे गए और मेरे सुरक्षित हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे बैंक सुरक्षित हैं। अमित जी भी जब ठगे जाएं, मैं भी ठगा जाऊं, के.एस. चौहान साहब भी ठगे जाएं, तभी ठगी हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक विधानसभा में हो सकता है फेयर हो गया हो, लोकसभा में बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हो रही हो, कहां हो रही हैं ये बात देखिए अलग है। मेरा सवाल यहां ये है कि जब बड़े से बड़े तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र इसको नहीं अपना रहे हैं, या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से वोटिंग में उनको लगता है कि एक गुंजाइश है कि हैकर्स इसको प्रभावित कर सकते हैं एक छोटी मोटी डिवाइस से, के.एस. चौहान साहब बोलते हैं कि 3 दिन का समय दिया गया, क्यों नहीं आया कोई हैकर? तो देखिए अमित जी, मैं एक बैंक खोलूं और चोरों को आमंत्रित करूं कि भैया आओ, जिसके में दम है हैक करके दिखाओ, तो कोई चोर नहीं आएगा, वो चोरी करने के समय ही आएगा। अमित जी, महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या इंटरेस्ट है, क्यों ईवीएम से ही वोटिंग कराना चाहती है। सवाल यहाँ यह है कि जनता की भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं करना चाहती है, क्या ऐसा राज है, वो वही जानेंगे। मैं तो ये जानता हूं कि अमित जी, अगर भौतिक सत्यापन कर लीजिए, आप गांव गरीब वनांचल के लोगों के पास जाइए, वो कहते हैं कि हम वोट डालने गए थे, समझे में नहीं आया, बीप की आवाज भैया 20 सेकंड बाद आई, भैया हो सकता है हमारा वोट पड़ा कि नहीं, हम तो डाल के आए हैं, अच्छा कहां गया क्या गया वो कंफ्यूज है अभी तक। तो कई बार बीप के सिस्टम कई बार अलग है, कई बार आवाज इस तरह की है। तो जो कम पढ़ा लिखा आदमी है सिंबल को देखता था और वोट डालता था, या जो वनांचल का आदमी है जो आधुनिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है, के.एस. चौहान साहब बहुत हाईटेक हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हिंदुस्तान की मैक्सिमम आबादी है, जिसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से डर भी लगता है, वातावरण ऐसा बन गया है, वो व्यक्ति चाहता है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, वो आम लोग चाहते हैं कि भाई प्रत्यक्ष चुनाव के लिए, एक निष्पक्ष चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। कांग्रेस गांव गरीब किसान की बात करती है, आम जनता की बात करती है। कांग्रेस इसलिए मुद्दा बना रही है कि भैया बैलेट पेपर से वोटिंग क्यों नहीं। अगर जनता को ही सवाल है कि यह सिस्टम गलत है, तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाया जाएगा अमित जी। और जनता को ही तो संतुष्ट करना है। ट्रांसपेरेंट लोकतंत्र रहेगा तो जनता का विश्वास सरकारों पे बना रहेगा, सिस्टम पे बना रहेगा। सवाल सिस्टम पे भरोसे का है। अगर सिस्टम पे भरोसा उठ गया जनता का, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र से भरोसा उठेगा। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो कहना चाहिए पुरोधा हैं, उन्होंने इस देश को जब आजादी दिलाई, लोकतंत्र की स्थापना की। आज देखिए हमारे समकालीन जो राष्ट्र आजाद हुए, उनके यहाँ लोकतंत्र छिन्न भिन्न हो गया है। बहुत सारी कहना चाहिए लोकतांत्रिक वैल्यू खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बस लगभग उसी ओर बढ़ रही है। आप देखिए किस तरह से यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई मतलब सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था पर दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। कभी कॉलेजियम पर सवाल उठाया जाता है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पे उठाया जाता है,
कभी तिरंगे पे सवाल उठाया जाता है। साहब मेरा कहना यह है कि संविधान है तो हम हैं, और संविधान है तो राष्ट्र है। हमको सबसे पहले राष्ट्र को सर्वोपरि रखना होगा, लोकतंत्र को सर्वोपरि रखना होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी अमित जी, लेकिन वो विश्वास जो जनता का है लोकतंत्र पर, उसको जो हिलाने का प्रयास हो रहा है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब हम ये ईवीएम की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती कांग्रेस झल्ला रही है, हार रही है। तो हार रही है जीत रही है ये मुद्दा ही नहीं है अमित जी। कांग्रेस सिर्फ जनता की बात रख रही है सरकार के सामने, निर्वाचन आयोग के सामने। उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे लेती है हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ जनता की बात आजादी के पहले भी अंग्रेजों के सामने रखे। अब जो अंग्रेजों की तरह हुकूमत चलाने वाली सरकार है, जहां पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता है, जहां कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे लेखकों की हत्या कर दी जाती है, जहां कलम को मौन कर दिया जाता है या तो कलम को हिरासत में ले लिया जाता है, वो उस पर हमारी चिंता है कि साहब लोकतंत्र को बचे रहना दीजिए। सरकारें तो बदलती रहेंगी, कभी कोई सत्ता में बैठेगा कभी कोई बैठेगा, राष्ट्र को सुरक्षित रखने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को किस बात की तकलीफ है हमको समझ में नहीं आता अमित जी। आपके विद्वान दर्शक, आप खुद एक विद्वान पत्रकार हैं, आपको दर्शकों को और आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि कांग्रेस क्या गलत बात कह रही है। ये निर्णय आप लोगों को लेना है, ये हमारे कांग्रेस का एजेंडा है और इस तरह हम सोचते हैं जी। केएस चौहान जी, जैसा कि इन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले की बात करते हुए कही कि कलम को खामोश कर दिया गया और इसके साथ लोकतंत्र को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करती नजर आ रही है भाजपा। वहीं अगर बात करें संविधान को बदलने का भी आरोप कांग्रेस लगातार लगाती नजर आ रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को बदल रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं। क्या कहते हैं आप? अमित जी, हमने देखा है इमरजेंसी में उन पत्रकारों की, उन पत्रकारिता की हत्या होते हुए सभी की लाइन 1975 में चले गए केस साहब। आज की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। सुनिए नेहरू के कारण कश्मीर, पाकिस्तान, चीन और इमरजेंसी। अरे मेरी साहब बात तो आज की बात दे दीजिए, आज का जवाब दे दीजिए। अनिल जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपकी बात तो धैर्यता पूर्वक सुनी। मेरे को भी तो अपना अपनी बात रखने का हक है। लिखा आरएसएस अंग्रेजों की महासभा, हिंदू महासभा मेरे को अपनी बात रखने का हक है कि नहीं है? बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना है आज की बात करिए, मेरे को आज अपनी बात रखने का हक है कि नहीं है? उस बात को करिए साहब। आप हर बात को भूतकाल में ले जाएंगे। वो किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, वो नेता तो अभी नहीं है आपको जवाब देने के लिए। अभी की बात करिए तो मैं भी सहूलियत से जवाब दे दूंगा, आप भी सहूलियत से सवाल कर लेंगे। अब आप बोलेंगे भैया वो एक अकबर था सम्राट, उसने ऐसा किया, तो मैं क्या जानूंगा भैया, उस समय मैं था नहीं। जो आपने पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ा होगा, उस पर बहस हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आज की बात करिए साहब। आज आप सरकार में हैं, आपका दायित्व है, केंद्र में आपकी बड़ी भूमिका है, उस पर बात करिए। और किसी और पर लांछन लगा के अपनी भूमिका से, अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास मत करिए। एक लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं आप इमरजेंसी और पाकिस्तान बंटवारा और हिंदू मुस्लिम और ये नफरत और ये, साहब मेरा करबद्ध प्रार्थना है आपसे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज की बात करिए तो दर्शकों को भी आनंद आएगा और आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी, केंद्र में विपक्ष, यहाँ आप विपक्ष में है, राज्य में, सारी बातें ज्यादा स्पष्ट होंगी, मैं समझता हूं। बिल्कुल चौहान जी, केएस चौहान जी, जिस तरीके से यहाँ पर आधुनिक दौर की बात हो रही है, 21वीं सदी के भारत की बात हो रही है, आप लोग खुद कहते हैं, खुद केंद्र सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं हम बदलता भारत, तो बदलते भारत की तस्वीर जब केंद्र सरकार प्रस्तुत कर रही है, तो ऐसे में हम आज की बात करें और ईवीएम और वीवीपैट से किस तरह अडानी निकलेगा, जिस तरह का आरोप कांग्रेस लगाती नजर आ रही है, उस पर चर्चा करें जी। मतलब पत्रकारिता की जो हत्या हुई थी इमरजेंसी के वाले दिन, पूरी लाइटें कटवा दी गई थी, उसकी बात ना की जाए, उसकी बात ना की जाए। जब आपने पत्रकारिता की उसका बदला ले रहे हैं क्या? उसकी अगर हुई होगी तो उसका बदला ले रहे हैं क्या आज आप? ना मैं याद दिला रहा हूँ। में ऐसा हुआ होगा, चलो हम बदला ले लेते हैं, तो आप पत्रकारों की डिग्री कटवा दो, ईडीआईटी के करवा दो। बोलने लग गए आप, मतलब आप बोलने आए। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप 75-76 की बात करके बदला लेना चाहते हो, हमारे चाहते हो सुनने आए हैं साहब। मैं लॉजिक आप ऐसा दे देते हैं केस साहब, आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन लॉजिक ही ऐसा दे देते हैं कि भैया इमरजेंसी में ऐसा हुआ था, इसीलिए हम बदले में ऐसा कर रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी जब थे, उन्होंने कहा दिल्ली में बलात्कार हो रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, झलिया मारी इसलिए हो गया। तो भैया ये कौन सा जवाब होता है? मतलब झलिया मारी इसलिए बलात्कार हुआ आपके सरकार में कि दिल्ली में भी बलात्कार होते थे? साहब मेरा कहना है कि अपनी जिम्मेदारी और आज के दायित्वों की बात करिए। इस तरह के जवाब कुछ नहीं होते कि भैया ऐसा हुआ था इसलिए हमने भी ऐसा कर दिया। तो साहब वो ठीक नहीं है केस साहब, नाराज आप जल्दी हो जाते हैं।
स्वस्थ परिचर्चा है, नाराज मत होइए, बताइए। नहीं, स्वस्थ परिचर्चा में दोनों को बोलने का हक है। जब आपको बोलने का समय दिया गया, आप बोलिए चौहान जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अमित जी, मैं अपनी बात तो रख सकता हूं, लेकिन जब मेरा समय आए तो आपको हमारे कांग्रेस प्रवक्ता को चुप भी कराना चाहिए। मैं अपनी बात तो रखूंगा, लेकिन मैं ऐसे अनिल जी उनको बोलने दीजिए। एक उदाहरण के तौर पर वो सारी बातें कह रहे हैं, प्लीज उनको बोलने दीजिए, एक बार अपनी बात रखें प्लीज। जी चाहता हूं कि ये बोल रहे थे कि जनता ये चाहती है, तो जनता कहां चाह रही है भाई? जनता ये चाहती है कि पूरी चीजें पारदर्शिता में हो। जनता ने कभी भी ईवीएम का कभी भी विरोध नहीं किया। कहीं भी आप कि अगर कहीं पीआईएल जनता के द्वारा लगाई गई कहीं भी, और कहीं भी कोर्ट केस किया गया हो, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य है कि जो बैलेट पेपर है उससे ज्यादा विश्वसनीय अभी हमारी ईवीएम मशीन है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। का अलग रहती है, विधायिका अलग रहती है, कोई दल अपनी बातें कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जनता की ही बात करेगी। और जनता, अमित जी फिर क्षमा के साथ मैं रोक रहा हूँ, फिर क्षमा के साथ मैं के चौहान साहब को टोक रहा हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर नंबर मुझे बता दें, मैं भी एडवोकेट हूँ साहब। किस ऑर्डर में कहा, किस केस में कहा, क्या बनाम क्या केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बता देंगे और नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो साहब सर्वोच्च न्यायालय का मीडिया ट्रायल मत करिए। मैं बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूँ, आपका पक्ष नहीं। चौहान साहब, मुझे सख्त आपत्ति है, मैं एडवोकेट भी हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर बताइए, आप पूरा अभी ये चर्चा रोककर ऑर्डर नंबर बताइए और किसके बनाम किसके में ऑर्डर बता दीजिए। ये अनिल जी ये चर्चा होती रहेगी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर, विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता की बात होती रहेगी। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में यहाँ पर विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट की जगह बैलेट पेपर से अगर कराया जाए तो बेहतर होगा, और जनता की मांगे, कांग्रेस का कहना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार वाद विवाद जारी है। और जिस तरीके से दोनों ही प्रवक्ता हमारे अपनी अपनी बात रखते हुए दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन जब बात आती है विश्वसनीयता की तो ईवीएम में केंद्रीय निर्वाचन आयोग हर संभव कोशिश करता नजर आ रहा है कि सभी पार्टियों को संतुष्ट किया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि 100% किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दोनों मेहमानों का मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वह वीआईपी न्यूज में पहुंचे और उन्होंने इस विशेष विषय पर चर्चा की। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जी। तो यह थी ईवीएम में हमर गोट में ईवीएम पर चर्चा। ईवीएम की विश्वसनीयता को लगातार कांग्रेस यहां पर सवाल खड़ी करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से यहां पर मुद्दों की बात करें, लगातार हमर गोट में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। चुनावी मौसम है, सिर्फ चुनावी चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमर गोट में हम सामाजिक, समसामयिक और राजनीतिक चर्चा करते हैं, उसके साथ अब चुनावी मौसम में हम सिर्फ मतदान की, मतगणना की और सरकार किसकी बनी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके से इससे जुड़े कई मुद्दों पर कल फिर एक बार आपके समक्ष हाजिर होंगे। नमस्कार।